प्रियम्बल को एक बार देखते हैं और ये समझते हैं कि प्रियम्बल में लिखा क्या गया है। ठीक है, स्टार्ट करें, चलो। ये देखो हमारा प्रियम्बल, इसको मैं एक बार आपको पहले पढ़ के बता देता हूं। प्रियम्बल में लिखा क्या गया है? लिखा गया, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure of all its citizens, क्या क्या सिक्योर करेगा ये देखते हैं। जस्टिस in this social, economical and political justice. If you talk about liberty, it means liberty of thought, expression, belief, faith and worship. उसके बाद अगर हम बात करें इक्वालिटी की, तो इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी एंड प्रमोट एमोंग देम ऑल फ्रेटर्निटी. फ्रेटर्निटी assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and oversee this Constitution. अब इस बात को आप समझो कि यहाँ पे क्या क्या चीजें, जो सबसे पहले अगर हम देखें ना, तो ये देखो, ये हमें क्या बताता है कि वो कौन सा डेट है जहां पे हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट किया है। देखो, इनफोर्स की अगर बात हो तो इनफोर्स कब हुआ था? तो इनफोर्स हुआ था 26 जनवरी 1950 को। केम इनटू फोर्स कह लो, इनफोर्स कह लो, लेकिन एडॉप्ट हमने कब किया था? तो वो किया था हमने 26 नवंबर 1949 को। अब आगे चलते हैं। चलो, देखो, प्रियम्बल की अगर हम बात करें तो हमने इसे अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है, और सिर्फ हमने ही नहीं, वर्ल्ड के बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जिन्होंने प्रियम्बल के कॉन्सेप्ट को बोरो किया। और सबसे पहले कहां देखने को मिला ये? तो हमें देखने को मिला अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ठीक है, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन वाज द फर्स्ट टू बिगिन विथ द प्रियम्बल। बहुत सारे कंट्री ने किया, इंडिया ने भी किया। अब प्रियम्बल है क्या ये देखो। द टर्म प्रियम्बल रेफर्स टू द इंट्रोडक्शन और प्रीफेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आप भी जब प्रीलिम्स क्लियर करोगे, मेंस क्लियर करोगे, तो आपसे पूछा जाएगा इंटरव्यू में कि खुद को इंट्रोड्यूस करो। तो जो प्रियम्बल है ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन है, एक समराइज्ड फॉर्म है जो पूरा का पूरा जो हमारे कॉन्सेप्ट है प्रियम्बल के अंदर, जो फिलॉसफीज है उसके अंदर, उसको रिप्रेजेंट करता है। कौन करेगा इसको रिप्रेजेंट? तो वो करता है हमारा प्रियम्बल। इट कंटेन्स द समरी और एसेंस। अभी हम इसी के बारे में बात कर रहे थे कि ये जो है ना, ये हर चीजों को एक्सप्लेन करेगा कि कैसे जो है, जो भी आइडियाज है, देखो, along with the ideas and aspirations upon which the Indian state is founded। प्रियम्बल देखो एक बहुत ही ब्रॉड एस्पेक्ट रहा है, और यही वजह है कि आगे जब हम देखेंगे तो प्रियम्बल को लेके कई इंपॉर्टेंट केसेस भी होते हैं, और उसमें और ही अच्छे ढंग से प्रियम्बल को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। थोड़ा सा हिस्टोरिक बैकग्राउंड देख लेते हैं। देखो, हिस्ट्री क्या है कि कैबिनेट मिशन प्लान आती है 1946 में। देखो, 1946 में हम देखते हैं कैबिनेट मिशन प्लान आएगा। सॉरी, इसी कैबिनेट मिशन प्लान के थ्रू दिसंबर 9, 1946, इस डेट को हम ये देखते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन होता है। इसके 4 दिन के बाद 4th डे पे क्या होगा?
13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू प्रपोज करते हैं एक ऑब्जेक्टिव। उनका ये कहना होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसका कुछ तो प्रीफेस होना चाहिए, एक थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट इसका होना चाहिए, इसके सारे ऑब्जेक्टिव्स एक जगह पे हमें देखने को मिलने चाहिए। समझ रहे हो, हम की कोई भी स्कीम देखते हैं तो उसका ऑब्जेक्टिव सबसे ऊपर लिखा रहता है ना, तो यहां पे यही बात की गई। तो जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1996 को ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन वो लेके आते हैं, जिसके अंदर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स, उसके ऑब्जेक्टिव को रखा जाता है, जो आगे चलकर किस में कन्वर्ट हो जाता है, हमारे प्रीएम्बल में कन्वर्ट हो जाएगा। It also acted as the guiding principle of the member of the Constituent Assembly. अब यहां पे एक चीज समझो, आप ये जो बोल रहा है ना गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ, इसमें आप समझो कि जितने लोग थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, इनमें से कुछ पार्शली इलेक्टेड थे और कुछ पार्शली नॉमिनेटेड थे। ठीक है, तो जो पार्शली इलेक्टेड लोग थे वो कौन थे? वो बेसिकली रिप्रेजेंटेटिव हो गए ना। जैसे हमने अभी हम किसी को चुन के लाते हैं तो उस समय भी इन्हें चुना गया था। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि प्रीएम्बल में रिफ्लेक्ट क्या होता है बेसिकली, तो ये पूरे देश के माइंड को हमारा प्रीएम्बल रिफ्लेक्ट करता है। द प्रीएम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट कब किया गया? 22 जनवरी 1947 को, जनवरी 22, 1947 को इस चीज को एडॉप्ट किया गया। किसको एडॉप्ट किया गया था? फर्स्ट टाइम जो कॉन्सेप्ट है प्रीएम्बल का, जिसे हमने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के अंदर देखा, अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट टाइम इसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर कब एडॉप्ट किया गया, तो था 22 जनवरी 1947। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट देखते हैं कि जो कि कॉन्स्टिट्यूशन को लेके, हमारे प्रीएम्बल को लेके कुछ लोगों ने दिया था। ये बहुत ही आपके एग्जाम में ना ये पॉइंट डायरेक्ट पूछ देते हैं कि किस इंसान ने क्या नाम दिया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को। जैसे अगर बात करें N.A. पालखीवाला ने, इन्होंने क्या बोला हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को? इन्होंने बोला जो प्रीएम्बल है, जो प्रीफेस है इंडिया का, वो ना कि सिर्फ प्रीफेस है बल्कि इट इज आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसी से हमारे संविधान को पहचान मिलेगी, बिल्कुल आइडेंटिटी कार्ड की तरह इन्होंने माना। स्कूल वगैरह जाते हो तो एक आईडी कार्ड लेके जाते हो ना, तो ये वही आईडी कार्ड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। किसने बोला है इसको आइडेंटिटी कार्ड? तो वो है N.A. पालखीवाला। इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट डाउन करते जाना। सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने क्या बोला है इसके बारे में, ये देखते हैं। ये देखो, ये ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर भी थे। इन्होंने क्या बोला है कि द प्रीएम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेसेस व्हाट वी हैड दो और ड्रीम्ड सो लॉन्ग। इनका ये कहना है कि हमारे प्रीएम्बल में, हमारे प्रस्तावना हमें ये बताता है कि हम क्या थे, हम कहां से आए थे, हमने क्या क्या चीजें फेस की है उस ड्यूरेशन जब हम फाइट कर रहे थे अपने फ्रीडम के लिए। ये सब कुछ रिफ्लेक्ट इसके अंदर होता है। अकॉर्डिंग टू K.M. मुंशी, अब K.M. मुंशी जी क्या कहते हैं प्रीएम्बल को? K.M. मुंशी जी का कहना है कि प्रीएम्बल इज द हॉरोस्कोप ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हॉरोस्कोप आप देखते हो ना, एस्ट्रोलॉजी में जो बिलीव रखते हो, जो राशिफल वगैरह मानते हो, तो इन्होंने यही बोला है कि हॉरोस्कोप है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल। किन्होंने बोला? डॉक्टर K.M. मुंशी जी ने ये वर्ड बोली। आगे देखते हैं, जो सर अर्नेस्ट बेकर है, सर अर्नेस्ट बेकर ने क्या बोला है प्रीएम्बल को? सर अर्नेस्ट बेकर ने बोला की नोट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिकली
एक समराइज्ड फॉर्म जिसको कहते हैं ना, वो कहा गया है सर अर्नेस्ट बेकर के द्वारा। और अगर हम पंडित ठाकुरदास भागड़व की बात करें तो इन्होंने तो कुछ छोड़ा ही नहीं है, इन्होंने सब कुछ बना दिया, उसी को प्रियम्बल को ही भगवान बना के रख दिया है। ये क्या बोल रहे हैं? इट इज द सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये आत्मा है संविधान की। इट इज ए की टू द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब संविधान तक पहुंचना है तो ये चाबी है उसका। इन्होंने कुछ छोड़ा ही नहीं, देख लो, जेवेल सेट बता दिया, प्रॉपर यार्ड स्टिक बता दिया। अब हम आगे चलेंगे और एक एक करके इसके सारे कंपोनेंट्स को देखेंगे जो हमें प्रियम्बल के अंदर देखने को मिलता है। कंपोनेंट ऑफ द प्रियम्बल, सबसे पहले क्या बात करती है इसमें? सोर्सेस ऑफ ऑथोरिटी फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, जब हम प्रियम्बल को पढ़ते हैं तो हम एक स्टेटमेंट यूज करते हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया। यही है ये सोर्स ऑफ ऑथोरिटी की बात, यही ये बोल रहा है कि जो वी द पीपल ऑफ इंडिया है, इसका मतलब ये है कि हम जो भारत के नागरिक हैं, जो सिटीजन्स हैं, हमने ही ये पावर दी है किसको? कॉन्स्टिट्यूशन को, कि ये सुप्रीम लॉ बुक बने देश का। ठीक है, आगे क्या है? नेचर ऑफ इंडियन स्टेट। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं? इट डिक्लेयर्स इंडिया टू बी अ सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक पॉलिटी। अब इस चीजों को समझो कि ये चीज क्या कहता है, ये हमारे जो देश का है ना, इसके नेचर को दिखाता है कि हम जो हैं बिल्कुल सॉवरेन है। सॉवरेन का मतलब क्या होता है कि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स हमारे ऊपर दबाव नहीं डाल सकते। फॉर एग्जाम्पल कि पूरी दुनिया में सबको ये लगता है कि यूएसए सुपर पावर है, ठीक है, लेकिन क्या वो इंडिया के इंटरनल या एक्सटर्नल अफेयर में कोई बैरियर बन सकता है? राइट आंसर है नहीं, क्योंकि हम सॉवरेन हैं। रिपब्लिक का क्या मतलब होता है? रिपब्लिक का मतलब बेसिकली ये होता है कि जो हेड ऑफ स्टेट हैं, जो भी हमारे हेड ऑफ स्टेट होंगे इंडिया के अंदर, कौन है वो है हमारे द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वो कौन होंगे? वो इलेक्टेड बाय पीपल ऑफ इंडिया होंगे। हालांकि इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, लेकिन होते तो इलेक्टेड ही हैं। ऑब्जेक्टिव क्या क्या है कॉन्स्टिट्यूशन के, जो कि प्रियम्बल के अंदर हमें देखने को मिलेंगे? इट स्पेसिफाई जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी एज द ऑब्जेक्टिव। देखो, जस्टिस की अगर हम बात करें तो सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल, तीन टाइप की जस्टिस की बात हम करते हैं। कहां? प्रियम्बल के अंदर। अगर लिबर्टी की बात करें तो लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीव, ये सारी चीजें जो है ये हमें कहां देखने को मिलती है? लिबर्टी के अंदर देखने को मिलेगी। इक्वालिटी की बात करें तो इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, ये सारी चीजें यहां से रिफ्लेक्ट होती है। द डेट ऑफ एडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी हमें कहां से, इसके बारे में भी अगर आपसे पूछा जाए कि जो डेट ऑफ एडॉप्टेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, ये हमें कहां पे देखने को मिला था? बहुत सिंपल सी बात है, हम लास्ट लाइन जो पढ़ते हैं ना कि on the day of November 26, 1945 do hereby overself the Indian Constitution, तो कहां पे हमें देखने को मिलता है? ये भी हमें देखने को मिलता है प्रियम्बल के अंदर ही। ठीक है, यहां तक समझ आ गया होगा। अब हम आगे चलेंगे और सारे वर्ड्स को लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे, बिल्कुल ही इन डेप्थ में डिस्कस करेंगे, क्योंकि सवाल आपके यहीं से पूछे जाते हैं। आपको कीवर्ड दे दिया जाता है और उस कीवर्ड का आपसे मतलब पूछा जाता है और आप फिर इसको गलत करके आ जाते हो। अभी हमने 2 घंटे पहले एमसीक्यू किया था, उसमें भी बहुत सारे बच्चे इन कीवर्ड्स में गलतियां कर रहे थे। पहला कीवर्ड क्या है?
we the people of India. It is in this phrase that affirm that the Constitution of India derived its authority and legitimacy from the people of India. अब देखो ये फ्रेज कहता क्या है. This phrase states that the Constitution is not imposed by any external authority, but it is drafted and adopted by the people themselves, reflecting their collective will and aspirations. अब इसका मतलब आप समझो. आपको याद होगा जब कैबिनेट मिशन प्लान आता है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन होता है, तो बहुत सारे लोगों का ये सवाल था कि ये तो अंग्रेजों ने एक बिठाई थी कमेटी और इस कमेटी के सजेशन पे हम कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं, तो क्या ये एक्सटर्नल प्रेशर में आगे हमने बनाया? तो राइट आंसर आपका होना चाहिए बिल्कुल नहीं. उन्होंने एक सजेशन दी थी, लोग तो हमारे ही बैठे थे ना वहां पे, और यही वजह है कि 2 years 11 month एंड कुछ सम डेज यहाँ पे लगे थे. करीब करीब 3 साल का टाइम लगा था हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में. इट सिग्निफाई द पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी vested in the citizens to govern themselves and participate in the democratic process. समझ रहे हो पूरी की पूरी कहानी है. आपको अगर गवर्न करने का पावर दे रहा है, देखो पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा आती है, तो वही कॉन्सेप्ट यहां भी है कि अगर प्रीएम्बल में ये लिखा हुआ है या वो रिफ्लेक्ट करता है कि ये आपको पावर देता है कि इस देश के लिए एक आप कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ, एक रूल बुक बनाओ, तो उसके साथ साथ आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आती है कि आप इस डेमोक्रेटिक जो प्रोसेस है जिससे हमारा देश चल रहा है उसमें पार्टिसिपेट भी करो. तो आप समझ गए होंगे कि वी द पीपल ऑफ इंडिया का एक्चुअल मतलब क्या होता है. ठीक है, अब हम अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं. दूसरा जो पॉइंट है वो है हमारा सॉवरेन. सॉवरेन का बेसिक मतलब क्या होता है? सॉवरेन का मतलब ही होता है कि हम इंडिपेंडेंट हैं, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स हम पे किसी भी तरह का कोई भी दबाव नहीं बना सकता किसी भी चीज के लिए. समझ रहे हो? The word sovereign implies that India is neither dependent or not dominated by any other country, but it is a self-governing state. इसका मतलब साफ साफ है, कोई भी कंट्री चाहे वो कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, वो हमें डोमिनेट नहीं कर सकता है. हम किसी के गुलाम नहीं हैं. हमारे पास अपना खुद का गवर्नमेंट है जो कि हमारी हिफाजत करेगा, हमारे लिए डिसीजंस लेगा. ठीक है. नो ऑथोरिटी इज अबव इट एंड इट इज फ्री टू मैनेज इट्स ओन एक्सटर्नल एंड इंटरनल अफेयर्स. देखो हालांकि कभी कभी इन चीजों का ना गलत इस्तेमाल भी हो जाता है. जैसे इंदिरा गांधी गवर्नमेंट में हमने देखा था कि उन्होंने इमरजेंसी लगा दी थी क्योंकि इंटरनल अफेयर्स में कोई और हस्तक्षेप नहीं कर सकता था इंटरवेन, तो हमने क्या देखा था 2-2 साल का वहां पे इमरजेंसी लगा था. सोवरेन का मतलब ही यही होता है कि चाहे आपके इंटरनल अफेयर्स हो या एक्सटर्नल अफेयर्स हो, आपके ऊपर कोई भी किसी तरह का प्रेशर नहीं बनाएगा. बीइंग अ सोवरेन स्टेट, इंडिया कैन आइदर एक्वायर अ फॉरेन टेरिटरी और cede a part of its territory in favor of a foreign state. देखो हम बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट हैं. हम अगर चाहे तो किसी की प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकते हैं, किसी फॉरेन स्टेट की प्रॉपर्टी को. अब समझो कि कल अगर पाकिस्तान को हमने अपने अंदर मिला लिया तो कोई भी ये हमसे सवाल नहीं करेगा कि आपने क्यों मिलाए. क्यों? क्योंकि हम सॉवरेन हैं. ये सॉवरेनिटी ही हमें ये प्रोटेक्शन देती है. बेरुबारी केस में हमने देखा था कि हमने अपना कुछ टेरिटरी बांग्लादेश को दे दिया था,
तो वो भी हम कर सकते हैं कि किसी भी फॉरेन स्टेट के फेवर में हम उसको अपनी टेरिटरी दे भी सकते हैं और एक्वायर भी कर सकते हैं, और हमें कोई भी रोक टोक नहीं सकता, क्योंकि फाइनली हम एक सॉवरेन स्टेट हैं। ठीक है, समझ आ गया सॉवरेन का पूरा मतलब क्या होता है? अब हम बात करेंगे सोशलिस्ट की। देखो ये सोशलिस्ट जो वर्ड है ना, अभी जो रिसेंटली गवर्नमेंट है, प्राइम मिनिस्टर जो है नरेंद्र मोदी लेड जो गवर्नमेंट है बीजेपी की, इनको बहुत बड़ा इशू है सोशलिस्ट से। इनका कहना है कि ये जो है ये ओरिजिनल पार्ट नहीं है, तो इसको बाहर निकाल देना चाहिए। जो सोशलिस्ट वर्ड है ना, ये हमने 42nd अमेंडमेंट एक्ट से, ये कब हुआ था? 1976 में 42nd अमेंडमेंट एक्ट से सोशलिस्ट वर्ड हमने जो है वो रसिया से बोरो किया और इसे हमने अपने प्रियम्बल का पार्ट बनाया था। इसीलिए जो करंट गवर्नमेंट है उनका ये कहना है कि इसको छोड़ देना चाहिए। हालांकि हम नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है और बहुत ही क्रूशियल है इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम के लिए। अब देखते हैं क्या सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है। A socio-economic system where there is an equitable distribution of wealth, resource and opportunity, aiming to reduce economic inequalities among citizens। अब समझ आया हम इसे क्यों नहीं छोड़ सकते? इसी सोशलिस्ट के जो थ्योरी है ये कहती है कि जो इकोनॉमिक है, जो वेल्थ है, ये कुछ लोगों के हाथ में ना होके सब में बराबर बंटनी चाहिए। ये वही कॉन्सेप्ट है जो ये बोलता है कि दो चार लोगों को प्रिविलेज ना देके सबके जो रिसोर्सेस हैं या जो अपॉर्चुनिटी हैं, ये तमाम लोगों में आपको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। और करंट वाली में आप देख ही रहे, इनको इसीलिए प्रॉब्लम है क्योंकि इनको तो 3 क्लास बनाना है, लेबर क्लास, मिडिल क्लास, अपर क्लास। तो इसीलिए ये चाहते हैं कि ये वर्ड जो है ये हट जाए, और जिस दिन ये हट गया उस दिन इंडिया में हिटलर वाला कंडीशन आ जाएगा। द इंडियन ब्रांड ऑफ सोशलिज्म इज अ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। देखो ये थोड़ा सा डिफरेंट है रसिया के कंटेक्स्ट में अगर देखे तो, क्योंकि रसिया जो है ना वो रसिया कोर सोशलिस्ट की बात करता है, लेकिन हम जो बात करते हैं हम क्या करेंगे, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की बात करते हैं। और इस डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की खास बात क्या होती है कि यहाँ पे पब्लिक और प्राइवेट दोनों टाइप की जो चीजें होती है ना वो एक साथ को एग्जिस्ट करती है। देखो पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर दोनों को एग्जिस्ट करती है एक साथ। लेकिन जब हम रसिया का जो ओरिजिनल सोशलिस्ट का फॉर्मेट है इसको देखेंगे तो ये प्राइवेट सेक्टर को कंप्लीटली नकार देगा। ठीक है, अब इस पॉइंट तक मुझे नहीं लगता कि आप में से किसी को कोई परेशानी हुई होगी। आगे बढ़े, ठीक है। देखो ये पॉइंट मैं इसलिए इतना टाइम लेके एक्सप्लेन कर रहा हूं क्योंकि जब इससे सवाल आता है ना, प्रियम्बल 1 पेज का है, प्रियम्बल के पूरे सार को, कॉन्सेप्ट को समझने में जिंदगी बीत जाती है, लोगों की नहीं समझ आती चीजें। ये सबसे बड़ा फेल्योर जो यूपीएससी के फील्ड में देखने को मिलता है वो इस पॉलिटी की वजह से देखने को मिलता है। लोगों को लगता है बहुत इजी है, आसानी से कर लेंगे, लेकिन फिर वो कर नहीं पाते क्योंकि कॉन्सेप्चुअल बहुत ज्यादा है। ये इसका बाल का खाल निकालना पड़ता है एक एक पॉइंट का। उसके बाद हम देखते हैं 4th पॉइंट अपना, ये क्या है, सेक्युलर कैरेक्टर। जो हमारा इंडिया है, हमारे देश में जो है ना सेक्युलरिज्म को पॉजिटिव एस्पेक्ट में लिया जाता है। बहुत सारे कंट्रीज हैं भी जहां पे एक रिलीजन को प्रमोट किया जाता है। जैसे मिडिल ईस्ट में आप जाओगे तो वहां पे आपको मुस्लिम कम्युनिटी, उनका स्टेट रिलीजन आपको देखने को मिलता है।
इंडिया में जो सोशलिज्म है उसका एस्पेक्ट बहुत बड़ा है। इंडिया में ये कहा जाता है कि बहुत सारे डिफरेंट रिलीजन हैं, डिफरेंट रेसेस यहाँ पे रहते हैं, तो ये सोशलिज्म ही है जो हमारे डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करके बैठा है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि क्या क्या इसमें बात की गई है। ये जो प्रिंसिपल है क्या है, ये रिलीजियस न्यूट्रलिटी की बात की जा रही है एंड द सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द अफेयर ऑफ द स्टेट। जो गवर्नमेंट होती है इस देश में, गवर्नमेंट को हमेशा इन सेंटर रहना होगा, कंप्लीट न्यूट्रल रहना होगा। आप ना ही हिंदू को सपोर्ट कर सकते हैं, ना ही मुस्लिम को सपोर्ट कर सकते हैं, आपको कंप्लीटली न्यूट्रल रहना पड़ेगा। साथ ही साथ जो जब हम फंडामेंटल राइट्स देखेंगे तो आर्टिकल 25 टू 28 के बीच में ये चीज आपको देखने को मिलेगा कि रिलीजन जो है ना, रिलीजियस अफेयर्स को स्टेट के अफेयर से अलग रखा गया। वहां पे स्टेट इंटरफेयर करेगी, लेकिन कब करेगी? जब रिलीजियस अफेयर्स ब्रेक डाउन हो जाए, इसकी वजह से देश में दंगे फसाद होने लगे, जो पब्लिक प्लेसेस पे हंगामा होने लगे, तो फिर स्टेट वहां पे जाके इनको रोकने का काम करती है। इससे पहले स्टेट को कोई पावर नहीं, स्टेट बिल्कुल ही सेपरेट होता है रिलीजन से। The Indian Constitution embodied the positive concept of secularism। मैंने आपको यही अभी समझाया है कि जहां बाकी देश, देखो सेक्युलरिज्म वर्ड ही निगेटिव वर्ड हो जाता है। क्यों? क्योंकि इस सेक्युलर का ओरिजिनल अगर मतलब अगर आप गूगल करोगे तो आपको मिलेगा किसी एक धर्म के प्रति जो झुकाव होता है ना, इंट्रैक्शन, एफेक्शन, वो सेक्युलर होता है। लेकिन इंडिया में इसका क्या है कि स्टेट का कोई भी धर्म नहीं होगा। इसीलिए जो हमारा इंडिया है वो धर्मनिरपेक्ष देश है, अ सेक्युलर कंट्री है ये। ठीक है, अब देखो जो बात मैंने आपको समझाई वो पूरा ही नीचे लाइन लिखा हुआ है कि दिस प्रिंसिपल fosters social harmony, tolerance, and respect for religious diversity in a pluralistic society like India। देखो दिल्ली में जहां मैं रहता हूं ना, मेरे बिल्डिंग में आधी पंजाबी फैमिली है, सामने मुस्लिम फैमिली है, लेकिन सब शांति से जिंदगी गुजारते हैं। क्यों? यही है वो डाइवर्सिटी। इंडिया का जो सबसे बेस्ट कैरेक्टर है वो यही है कि यहाँ डाइवर्सिटी हर चीज में आपको देखने को मिलती है। अब हम आगे चलते हैं, अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं। आई होप आपको सेक्युलर का मतलब अच्छे से समझ आ गया होगा, यहां पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी आपको। ठीक है, अब नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका, ये वर्ड है आपका डेमोक्रेटिक। अब डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है देख लेते हैं। द वर्ड डेमोक्रेटिक एम्फेसाइज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ गवर्नमेंट that is accountable to the people and operates based on the consent of the governed। अभी लोकसभा के इलेक्शन आने वाला है। जो 18 साल से प्लस वाले लोग हैं वो क्या करेंगे? वोट डालेंगे। हम डायरेक्ट इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे और हम किसको चुनेंगे? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को हम चुनेंगे, और वो जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं वो रिप्रेजेंट करेंगे हमें, और वो हमारे लिए लेजिस्लेशन और एग्जीक्यूटिव का काम करते हैं। तो डेमोक्रेसी का बेसिक मतलब ही होता है, अगर मैं बताऊं, अब्राहम लिंकन ने इसका बहुत ही प्यारा सा डिफिनेशन दिया था कि जो डेमोक्रेसी होती है ना, वो जनता के द्वारा जनता के लिए चुनी गई सरकार है। ये क्या होता है? रूल्ड बाय द पीपल, ऑफ पीपल एंड फॉर पीपल। सब कुछ जो है जनता ही यहाँ पे जनार्दन है, भगवान है। ठीक है,
The Constitution provides for a representative parliamentary democracy under which the executive is responsible to the legislature for all its policies and actions. अभी मैंने आपको यही तो समझाया था कि हम जिसको चुन के लाते हैं वही तो हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। यूनिवर्सल वोटिंग राइट्स, पहले जो था वोटिंग राइट वो 21 साल हुआ करते थे। स्टार्टिंग में देखो ये जो यूनिवर्सल वोटिंग राइट्स की अगर बात करें ना, प्रेजेंट कंटेक्स्ट में देखा जाए तो जवाहरलाल नेहरू को बहुत गालियां मिलती है, लेकिन सीन ये था कि जब हम आजाद हुए थे तो हाथ में कटोरा के अलावा कुछ नहीं था। इस इंसान ने बहुत मेहनत की देश को बनाने के लिए। जो यूनिवर्सल वोटिंग राइट्स की बात करते हैं ना, जवाहरलाल नेहरू ने ही पहली बार ये डिमांड रखी थी अंग्रेजों के सामने कि एक यूनिवर्सल वोटिंग राइट्स होनी चाहिए। उस समय जो ये एज है, ये एज उस समय 21 साल थे जब ये बिल पास हुआ था, अंग्रेजों ने इसको एक्सेप्ट किया था, तो उस समय 21 साल वोटिंग एज थी। उसके बाद अमेंडमेंट के द्वारा इस एक्ट को कम करके 18 साल कर दिया गया और आप और हम जाके वोट्स में पार्टिसिपेट करते हैं। क्या कहता है देखो यूनिवर्सल वोटिंग राइट्स। आपको ये चूज करने का अधिकार देता है कि आप अपने रिप्रेजेंटेटिव को अपने हाथ से चुनते हो। The term democratic embraces not only political democracy but also social and economic democracy। देखो सोशल डेमोक्रेसी की बात वही होती है कि जो रिसोर्स वगैरह होते हैं ना उसको सब में इक्वली जो बांटना। तो हमने देखा था इससे पहले जब हम सोशलिस्ट को जब हम एक्सप्लेन कर रहे थे तो हमने ये चीज देखा था कि कैसे वहां पे भी जो रसिया का जो डेमोक्रेसी है, जो सोशलिस्ट स्ट्रक्चर है, उससे इंडिया का काफी वास्ट है, काफी ब्रॉड सेंस में इंडिया में उसको देखा गया। अब डेमोक्रेसी के बाद जो टर्म आता है वो है आपका रिपब्लिक। अब देखो रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, पहले मैं इसका थोड़ा सा आपको एक बैकग्राउंड बताता हूं कि रिपब्लिक वर्ड जो है वो फर्स्ट टाइम कहां पे यूज किया गया था, कौन सा कंट्री है जो रिपब्लिक वर्ड को प्रमोट करेगा। जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री देखोगे ना तो जो फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होता है उसके बाद फ्रेंच रिवॉल्यूशन जब होगा तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के अंदर ही सबसे पहले ये रिपब्लिक वर्ड आपको देखने को मिलेगा। इवन हमारे प्रियम्बल में जो रिपब्लिक वर्ड मेंशन्ड है ये भी हमने फ्रेंच से ही बोरो किया है। कहां से बोरो किया है? तो फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है। अच्छा एक बात बताता हूं, टीपू सुल्तान जैकोबियन क्लब के मेंबर थे। जैकोबियन क्लब में होता क्या था कि एक पेड़ लगाया जाता था अपने आंगन में और उस क्लब के मेंबर एक पेड़ लगाते थे और वो पेड़ जो था ना वो रिपब्लिक का प्रतीक होता था। तो टीपू सुल्तान ने भी एक मैसूर के अंदर एक पेड़ लगा रखा था अपने बिल्डिंग के अंदर, महल के अंदर, और वो उसके मेंबर थे। अब मतलब क्या होता है रिपब्लिक का? द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड बाय द पीपल और देयर रिप्रेजेंटेटिव्स रेदर देन बीइंग हेरिडेटरी। राजा महाराजाओं की तरफ हेरिडेटरी नहीं बनोगे। जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं इंडिया के अंदर, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आगे हम देखेंगे आर्टिकल 54 को जब हम पढ़ते हैं तो आर्टिकल 54 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये इलेक्शन प्रोसीजर की बात करेगा। किसका? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन प्रोसीजर की। तो हमारे जो प्रेसिडेंट होते हैं उनका इलेक्शन जो होता है ना वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। मतलब जो रिप्रेजेंटेटिव को हम चुन के भेजते हैं वो वहां पे पार्टिसिपेट करेंगे। तो हुआ ना ये रिपब्लिक, क्योंकि कर तो हम इलेक्ट ही रहे हैं, भले वो हम इनडायरेक्ट कर रहे हैं लेकिन हो तो इलेक्शन ही रहा है।
It reflects the rejection of monarchy and the establishment of political system based on democratic principles. वही चीज है कि राजा का बेटा राजा बनेगा, ये कॉन्सेप्ट को खत्म कर दिया गया है। बेसिकली प्रेसिडेंट वही बनेंगे जिन्हें हम चुन के वहां पे बिठाएंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि आगे और क्या क्या कहता है रिपब्लिक। देखो, ए रिपब्लिक मीन्स टू एडिशनल थिंग्स। दो चीजों की बात अब की जा रही है। पहला क्या है? पॉलिटिकल सोवरेंटी। तो पॉलिटिकल सोवरेंटी का मतलब वही हो गया कि जो वी द पीपल ऑफ इंडिया, जो हम इंडियन सिटीजन्स हैं, हमारे ही रिप्रेजेंटेटिव इनको चुन के लाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका पॉलिटिकल सोवरेंटी। एंड सेकंड क्या हो गया? नो प्रिविलेज्ड क्लास। इसका कहना है कि सारा सिटीजन, हर एक सिटीजन जो हमारे इंडिया का है वो सबके सब बराबर है। चाहे आप मुकेश अंबानी को एक तराजू पे रख दो या एक आम इंसान को रख दो, दोनों ही बराबर होंगे। तो किसी को भी एक्स्ट्रा प्रिविलेज नहीं दी जाएगी। हालांकि ये बात अभी गलत हो गई, क्योंकि अंबानी के बेटे को उसकी शादी के लिए 10 दिन के लिए सरकार ने एयरपोर्ट गिफ्ट कर दिया। तो थोड़ा थोड़ा है, झोल है, लेकिन ओवरऑल देखो यही हमारा प्रियम्बल कहता है कि किसी को भी प्रिविलेज नहीं दिया जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं अगले पॉइंट में। अब बात करेंगे जस्टिस की। देखो, जब हम जस्टिस की बात करेंगे ना, तो 3 टाइप्स के जस्टिस की हम बात करेंगे। पहला सोशल जस्टिस, दूसरा इकोनॉमिकल जस्टिस एंड तीसरा पॉलिटिकल जस्टिस। पता है, पॉलिटिकल जस्टिस जो होता है वो निगेटिव सेंस में होता है, क्योंकि आप फाइट करके अपने राइट्स ले रहे हो। किससे? स्टेट से। इंडिया के कंटेक्स्ट में जो स्टेट है वो हमारा पूरा का पूरा इंडिया है। जो फंडामेंटल राइट्स है ना, वो पॉलिटिकल राइट्स है, उसको हमने छीना है, इसीलिए उसे नेगेटिव राइट्स बोला जाता है। चलो अब देखते हैं कि करके इन चीजों को। तो सबसे पहले बात करते हैं सोशल जस्टिस की। देखो, सोशल जस्टिस के अंदर डिस्क्रिमिनेशन को नल एंड वॉइड किया जाता है। क्या कह रहा है? इट रेफर्स टू द इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल सिटीजन्स रिगार्डलेस ऑफ सोशल डिस्टिंक्शन लाइक कास्ट, कलर, रेस, रिलीजन, जेंडर। जब हम आर्टिकल 15 को देखेंगे ना, हमारे संविधान का जो राइट टू इक्वालिटी है, उसके अंदर आर्टिकल 15 में ये सेम टू सेम लाइन मेंशन्ड है। वो कहता है कि आप किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं ऑन द ग्राउंड ऑफ कास्ट, रिलीजन, कलर, जेंडर। इन सब के बेसिस पे आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं। और क्या क्या देखो सोशल जस्टिस के अंदर बात की गई है, तो ये देखो बैकवर्ड क्लासेस की बात की गई है, आप SC, ST, OBC और औरतों की बात की गई है। बोल रहे इनके कंडीशंस को सुधारना है। अब देखो कनेक्ट करते हुए चीजों को, चलो प्रियम्बल को क्यों बोला जाता है कि एक समराइज फॉर्म है। अभी हमने देखा आर्टिकल 15 भी देख लिया। अब देखो जब SC, ST की बात आई है तो माइनॉरिटी राइट्स की भी बात आई है, आर्टिकल 29, 30 की। साथ साथ देखो आर्टिकल 17 के अंदर एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की हम का कॉन्सेप्ट देखते हैं ना। तो यही देखो कितना ब्रॉड स्फेयर है प्रियम्बल का, कि एक टर्म के अंदर आपका पूरा का पूरा फंडामेंटल राइट्स समा जा रहा है। सोशल जस्टिस के बाद अब हम बात करेंगे इकोनॉमिक जस्टिस की। अब इकोनॉमिक जस्टिस क्या है? इट डिनोट्स नॉन डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन पीपल बेस्ड ऑन इकोनॉमिक फैक्टर्स। It also involves the elimination of inequalities in income, wealth and property. देख रहे हो इकोनॉमिक जस्टिस कितना ब्रॉड सेंस दे रहा है। ये एक भिखारी और सड़क पे अगर कोई इंसान भीख मांग रहा है, अगर वो इंडिया का सिटीजन है,
और दूसरी तरफ टाटा बिरला किसी भी टाइकून को बिठा दो, दोनों बराबर हो जाते हैं यहां पे। जब हम डीपीएसपी की बात करेंगे ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसके अंदर जो हम ये टर्म देखते हैं कि वो इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने की बात करता है, कई स्फेयर में करता है, जैसे राइट टू वीमेन, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क वगैरह। तो ये सब जो है हमें इकोनॉमिक जस्टिस के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, अब बात करते हैं पॉलिटिकल जस्टिस की। Political justice implies that all citizens should have equal political rights, equal access to all political offices, and equal voice in the government. अगर किसी इंसान को इलेक्शन लड़ना है, छोटे लेवल का हो या बड़े लेवल का हो, आप उसे रोक नहीं सकते। आप उससे ये नहीं कह सकते कि तुम्हारी हैसियत नहीं है कि तुम यहाँ पे इलेक्शन नहीं लड़ोगे। ठीक है, वो बिल्कुल लड़ सकता है। आप किसी को इस सेंस में नहीं रोक सकते कि वो कहीं वोट ना डाले। अगर उसके पास वोटिंग राइट है तो बिल्कुल पार्टिसिपेट करेगा और वोट डालेगा। अगर आप उसको रोक रहे हो ना, तो फिर आपको जेल की हवा खानी पड़ जाएगी। तो पॉलिटिकल जस्टिस जो है ये यही हमें पावर देता है कि कोई भी हो, कानून की नजरों में सब बराबर होते हैं यहां पर। अब देखो, आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, द आइडिया ऑफ जस्टिस। तीन टाइप का जो जस्टिस हमने देखा, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, ये हमने कहां से बोरो किया है? अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए तो इसका जवाब आप क्या दोगे? रशियन रिवॉल्यूशन से हमने इसको बोरो किया है। अच्छा, रशिया में रिवॉल्यूशन कब हुआ था? 1917 में हुआ था। 1917 में हम देखते हैं ना कि वर्ल्ड वॉर वन के ऑन गोइंग रहता है, वर्ल्ड वॉर वन, और उसी समय ये रिवॉल्यूशन होता है और रशिया खुद को वर्ल्ड वॉर वन से विड्रॉ कर लेता है। आगे बढ़े। The next point is liberty. देखो, आर्टिकल 21 को जब पढ़ते हो ना, तो राइट टू प्राइवेसी एंड फंडामेंटल लिबर्टी का कॉन्सेप्ट हमें वहां पे देखने को मिलता है। अब देखो, लिबर्टी का ब्रॉड सेंस में देखते हैं, इसका मतलब क्या होता है। लिबर्टी मीन्स द अब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट ऑन द एक्टिविटीज ऑफ इंडिविजुअल along with providing opportunity for individual growth and development. देखो, तीन आर्टिकल बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके कॉन्स्टिट्यूशन में। एक है आर्टिकल 14, एक है आपका आर्टिकल 19 और लास्ट है आपका आर्टिकल 21। आर्टिकल 14 ये बात करता है कि हर इंसान बराबर है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, किसी को भी कोई भी प्रिविलेज नहीं ग्रांट किया जाएगा। आर्टिकल 19 आपको 6 राइट्स प्रोवाइड करता है। उन्हीं 6 राइट्स के अंदर आपको अपॉर्चुनिटी का भी राइट है, राइट टू डिसाइड भी है, बहुत सारे ये फंडामेंटल राइट्स जो है ना, बेसिकली लाइवलीहुड से रिलेटेड जितने भी राइट्स हैं वो सब आर्टिकल 19 के अंदर मेंशन्ड है। आर्टिकल 21 ये आपके पर्सनल केयर के लिए है, राइट टू मैरी, राइट टू स्लीप, राइट टू ईट, कुछ भी बोल लो, सरकार या स्टेट इंटरफेयर नहीं करेगी आपके इन पर्सनल मैटर्स में। यही है लिबर्टी का एक बेसिक कॉन्सेप्ट। हालांकि जो हमारे इंडिया में है, हमारे इंडिया में क्या कॉन्सेप्ट है, देखो, लिबर्टी जो है ना वो एब्सोल्यूट नहीं है। अब एब्सोल्यूट नहीं है, इसका क्या मतलब है? तो इसका ये मतलब है कि सपोज करो कि वॉर का टाइम है, इंटरनल डिस्टरबेंस हो गया, एक्सटर्नल एग्रेशन या वॉर का टाइम चल रहा है, तो उस समय क्या करते हैं, प्रेसिडेंट के कहने पर जो राइट्स दिए गए हैं आर्टिकल 19 के अंदर, उसे हम सस्पेंड कर देते हैं। तो इसीलिए बोला गया है कि इंडिया के अंदर जो है
वो एब्सोल्यूट राइट्स के अंदर नहीं आता है लिबर्टी। It means that liberty does not mean license to whatever one likes. Instead, it has to enjoy within the limitations mentioned in the Constitution. देखो लिबर्टी के अंदर कुछ चीजें ये भी होती है ना कि अगर आपको कहीं पे अभी आपकी कोई बात नहीं मानी गई, आप धरना प्रदर्शन देते हो, तो जब आप धरना करते हो तो वो नॉन वायलेंट होना चाहिए। अगर आप वायलेंट करोगे तो फिर गवर्नमेंट आपको पकड़ के जेल में डालेगी। तो दैट्स व्हाई ये एब्सोल्यूट राइट्स नहीं है, ठीक है। अब हम बात करेंगे इक्वालिटी की। The term equality means the absence of special privileges। यही मैंने आपको भी बताया था कि आर्टिकल 14 क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है। किसी को भी स्पेशल प्रिविलेजेज नहीं मिलेगा। कहां नहीं मिलेगा? अपॉर्चुनिटी। आर्टिकल 16 जो है ये बात करता है ना कि इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। तो यही है इक्वालिटी का स्फेयर कि कोई भी लॉ के ऊपर नहीं है, किसी को स्पेशल प्रोविजंस नहीं दिए जाएंगे, किसी को भी प्रिविलेज नहीं दिया जाएगा। द प्रीएम्बल सिक्योर्स फॉर ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी इन 3 डायमेंशंस। अब देखो जो इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी है ना, ये भी इसका भी एस्पेक्ट बहुत ब्रॉड है। 3 डायमेंशन में आपको देखने को मिलेगा। कौन कौन सा एक एक करके देखते हैं। पहला है सिविक इक्वालिटी। देखो जो राइट टू इक्वालिटी है आर्टिकल 14 to 18 के अंदर मेंशन्ड है। इसके अंदर आप अगर आप देखो तो आर्टिकल 15 के अंदर बोला गया है कि आप रेस, कास्ट, रिलीजन, जेंडर इन सबको लेके डिस्क्रिमिनेशन नहीं करोगे। तो जब डिस्क्रिमिनेशन नहीं करोगे तो ऑब्वियसली क्या कर रहा है? इक्वालिटी को प्रमोट कर रहा है। आर्टिकल 16 क्या बात करता है? अपॉर्चुनिटी की बात करता है। तो जब अपॉर्चुनिटी की बात कर रहा है तो इक्वालिटी यहां भी आपको देखने को मिल रहा है। सिविक इक्वालिटी है ना, सबको इक्वल ट्रीट किया जा रहा है। आर्टिकल 17 के अंदर देखो तो आर्टिकल 17 क्या कहता है? एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। जो जितने भी सोशल इविल्स हैं उसको वो खत्म करने की बात करेगा। और लास्ट वन जो 14 मेंशन्ड है तो आर्टिकल 18 क्या कहता है? आर्टिकल 18 कहता है एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। इसका मतलब सिंपल है कि अगर आप किसी जमींदार फैमिली में पैदा हुए तो आप ये नहीं बोलोगे कि मेरा नाम जमींदार ये है, आप अपना नाम ही सिर्फ यूज करोगे। आपको इस तरह का कोई भी टाइटल लगाना लीगल नहीं है इंडिया के अंदर। और कौन कौन सी क्वालिटी है? 2 ये देखो। दूसरी क्वालिटी जो है वो है सेकंड वाली, पॉलिटिकल इक्वालिटी। पॉलिटिकल इक्वालिटी में बेसिकली वही है, इलेक्शन वगैरह में ये आपका लीगल राइट्स भी है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है आपका वोट डालना। तो आपको कोई भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा, कोई भी आपको रोकेगा नहीं, चाहे आप इलेक्शन में खड़े हो रहे हो, पार्टिसिपेट कर रहे हो या वोट डाल रहे हो। लास्ट वन क्या है? इकोनॉमिक इक्वालिटी। इसके अंदर देखो डीपीएसपी को जब हम देखते हैं ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो इसके अंदर आर्टिकल 39 के अंदर मेंशन्ड है कि मर्द और औरत दोनों को इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। ऐसा नहीं कि औरत है तो डिस्क्रिमिनेट करो, उसको कम पैसा दो, नहीं। अगर दोनों एक ही काम कर रहे हैं तो दोनों को आपको इक्वल पे भी करना पड़ेगा। तो आपको इक्वालिटी का एस्पेक्ट समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं फ्रेटर्निटी के कॉन्सेप्ट को लेकर। देखो फ्रेटर्निटी का भी कॉन्सेप्ट हमारे प्रियम्बल में बहुत ज्यादा इलेबोरेटिव है। अगर नॉर्मली समझो इसको डेली लाइफ में, तो जो फ्रेटर्निटी का कॉन्सेप्ट है ये लेके आए थे मोहम्मद साहब, जो कि मोहम्मद पैगंबर साहब है ना, मुस्लिम धर्म के जिनको बोला जाता है ओरिजिनेटर। वही फ्रेटर्निटी या भाईचारा कह लो, इसका कॉन्सेप्ट वो लेके आए थे।
The term fraternity emphasizes the importance of fostering a sense of brotherhood and unity among all citizens. हर एक नागरिक के बीच में जो आपसी भाईचारा और एक बॉन्डिंग होती है, फ्रेटर्निटी यही कॉन्सेप्ट हमें सिखाता है। अब आप इसको देख लो, इसमें ज्यादा कुछ एक्सप्लेन करने को है नहीं। फ्रेटर्निटी के कॉन्सेप्ट के अंदर ही देश के भी इंटीग्रेशन की बात होती है। जो यूनिटी ऑफ यूनियन ऑफ स्टेट जो पार्ट 1 के अंदर हम देखते हैं, वो भी कहीं ना कहीं फ्रेटर्निटी का ही कॉन्सेप्ट है। गुड इवनिंग। अब देखो ये सिग्निफिकेंस आप देख लो खुद से। मैंने इन सारे सिग्निफिकेंसेस को इन डिटेल आपको एक्सप्लेन किया है, तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, या बाद में आप इसको देख लेना, नोट डाउन कर लेना। ये कुछ सिग्निफिकेंसेस है। और अब हम बात करेंगे जजमेंट, जो कि प्रीएम्बल से रिलेटेड है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे पहले क्या हुआ था ना, बेरुवारी केस में क्या हुआ कि इंडिया को कुछ जमीन जो थी ना, कुछ हमारी टेरिटरी, वो ट्रांसफर करनी थी। किसको? बांग्लादेश को। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप ऐसे ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो फाइनली वहां पे हम देखते हैं कि 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट होता है और बेरुवारी केस में हम जो है लैंड को ट्रांसफर करते हैं। इस केस में ये जजमेंट आया था कि जो प्रीएम्बल है, द प्रीएम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आपसे पूछा जाए कि किस केस में ये बोला गया था कि प्रीएम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो आप क्या बोलोगे? बेरुवारी यूनियन केस 1960। अब देखो सबसे मेजर रिफॉर्म कहां आने वाला है। अब आएगा केशवानंद भारती केस 1973। ये जो केस है ना, ये इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम को ही पूरा का पूरा चेंज करके रख देगा। ये एडनेर मठ के मठाधीश होते हैं। तो क्या होता है कि राइट टू प्रॉपर्टी को लेके इनका केरला गवर्नमेंट के साथ कुछ इशू होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि सबसे लार्जेस्ट सुप्रीम कोर्ट का बेंच बैठेगा, जिसमें 13 जज बैठेंगे और 7-6 के वर्डिक्ट से ये फैसला आएगा और बेसिक स्ट्रक्चर की बात की जाएगी। यहां पे ये बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट कहेगा इस केस के अंदर कि आर्टिकल 368 के अंदर जो है हमारे लेजिस्लेचर्स को कंप्लीट पावर मिला है कि वो किसी भी संविधान के किसी भी पार्ट को वो अमेंड कर सकते हैं, लेकिन वहां पे वो बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट नहीं करेंगे। और इसी केस में पहली बार ये बोला गया था कि द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले प्रीएम्बल को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट कहां पे बोला गया? तो वो बोला गया आपको केशवानंद भारती केस में। एक और केस इससे जुड़ा हुआ है, वो है एलआईसी का केस, जो ये है ना एलआईसी ऑफ इंडिया केस 1995। अब प्रीएम्बल में जो वर्ड्स हैं उस पे ये सवाल आया था कि क्या जो प्रीएम्बल के वर्ड्स हैं वो जस्टिसिएबल है या नहीं है। तो एलआईसी ऑफ इंडिया केस 1995 में सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट आता है कि प्रीएम्बल जो है वो इंटीग्रेटेड पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, लेकिन प्रीएम्बल एलोन जस्टिसिएबल नहीं है। अगर आपको प्रीएम्बल को जस्टिफाई करना है तो उसको आपको किसी और पार्ट के साथ जोड़ के वहां पे रखना पड़ेगा। सिर्फ एलोन प्रीएम्बल जस्टिसिएबल नहीं है। अब कुछ ये देखो, ये मैंने जो है ना क्वेश्चन फॉर्मेट में लिख दिया था कि प्रीएम्बल इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और नोट। तो ये आपके लिए है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब कुछ अमेंडमेंट देख लेते हैं जो प्रीएम्बल को लेके हुए हैं। देखो 1975 में जब इमरजेंसी लगी, तो इमरजेंसी के बाद हमने ये अमेंडमेंट देखा था।
ये कहां से चली थी का मतलब क्या, मैं समझ नहीं पा रहा हूं आपका। अगर आप क्लास की बात कर रहे हो तो आज इस क्लास में हम सिर्फ और सिर्फ प्रियम्बल के कॉन्सेप्ट को ही देख रहे हैं। प्रियम्बल का जितने भी टर्म है उसको हमने इन डेप्थ में देखा है। अब बाद में पूरा क्लास एक बार देख लेना, ठीक है। देखो, जब हम अमेंडमेंट की बात करेंगे तो एक ही अमेंडमेंट हुआ है प्रियम्बल को लेके अभी तक। वेट, बैटरी चेंज करनी पड़ेगी कितनी देर? 1 मिनट 2 मिनट के लिए आप रुक जाओ, चेंज कर दो बैटरी।